नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। 20 दिसंबर 2025 को गोवा की जनता ने जो जनादेश दिया, उसने न केवल राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों को अचंभित कर दिया, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना विपक्ष के लिए एक हिमालय चुनौती साबित होने वाला है। इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 70.81% का रिकॉर्ड मतदान रहा, जो 2005 में जिला पंचायत चुनाव की शुरुआत से बाद से अब तक का सबसे उच्च स्तर है। आमतौर पर जब मतदान का प्रतिशत 60 या 65% की सीमा को पार करता है तो इसे सत्ता विरोधी लहर या परिवर्तन की बयार माना जाता है। लेकिन गोवा के 2025 के परिणामों ने इस पारंपरिक सोच को पलट कर रख दिया। गोवा के ग्रामीण, विशेषकर उत्तर गोवा के लातंबर सेम जैसे क्षेत्रों में 88.3% तक मतदान होना यह दर्शाता है कि मतदाता न केवल जागरूक था, बल्कि वो अपनी स्थानीय सत्ता को लेकर बेहद मुखर भी था। इस साइलेंट वोटर ने जब मतपेटी खोली तो उसमें भाजपा के स्वयंपूर्ण गोवा के नारे की गूंज और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व पर एक बड़ी मोहर दिखाई। 8,68,637 मतदाताओं की इस भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि गोवा की राजनीति अब केवल तटीय पर्यटन तक सीमित नहीं, बल्कि सत्तरी, साखली और फोंडा के उन ग्रामीण क्षेत्रों की नब्ज पर टिकी है जहां भाजपा का संगठन अवैध दुर्ग की तरह खड़ा है। यह चुनाव महज एक स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं था, बल्कि 2027 का सेमीफाइनल था, जहां यह तय होना था कि क्या विपक्ष की एकता धरातल पर भाजपा के विजय रथ को रोक सकती है। क्या मंत्रियों के बच्चों को टिकट देना भाजपा के लिए आत्मघाती साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कांग्रेस, आरजेपी, आम आदमी पार्टी और जीएफपी का एक काल्पनिक गठबंधन भाजपा के 32 सीटों के बहुमत को हिला सकता था। आज का हमारा एक गहन विश्लेषण इसी बात का जवाब ढूंढेगा और साथ ही 2027 विधानसभा पर इस चुनाव का और यदि विपक्ष का गठबंधन होता है तो उसका क्या असर होगा, इस पर भी हम एक खाका तैयार करेंगे। गोवा 2025 के जिला पंचायत चुनावों की कहानी दो विपरीत ध्रुवों के बीच बुनी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की वो चुनावी मशीनरी थी जो पन्ना प्रमुखों और फोंडा, साखली के गढ़ों में अपनी जड़ें जमाए बैठी थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एकजुट दिखता था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट के नाम पर वोट काटता रहा। भाजपा की रणनीति इस बार बेहद सूक्ष्म थी। बीजेपी ने आधारिक तौर पर एमजीपी के साथ गठबंधन किया, जिससे ग्रामीण गोवा के पारंपरिक मराठी और हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में सुनिश्चित हो गया। भाजपा ने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 3 सीटें एमजीपी को दी, जबकि शेष 7 सीटों पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्पेस छोड़ते हुए उन निर्दलियों को आंतरिक समर्थन दिया जो विपक्षी वोटों में सेंध लगा सके। उदाहरण के तौर पर आरंबोल और कोलवाले जैसी सीटों पर निर्दलियों की जीत भाजपा की इसी प्लान बी का हिस्सा थी, जहां उन्होंने अपने विद्रोही या समर्थित निर्दलियों के माध्यम से कांग्रेस और आरजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए। विपक्ष की कहानी इसके ठीक उलट रही। कांग्रेस, जिसने 2020 में मात्र 4 सीटें जीती थी, इस बार रिवाइवल की उम्मीद में थी, लेकिन जीएफपी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन आरजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत अहंकार और सीट शेयरिंग के विवादों में भेंट चढ़ गई। आरजेपी, जो खुद को मिट्टी के लाल यानी सन ऑफ सॉइल की एक मात्र रक्षक मानती है, उसने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी, जिससे भाजपा विरोधी वोट कम से कम 3 से 4 हिस्सों में बंट गए। सालसेटे जैसे कैथोलिक बहुल क्षेत्र में जहां भाजपा पारंपरिक रूप से कमजोर रही, कांग्रेस, आप और निर्दलियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष ने भाजपा को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका दिया। नतीजा वही हुआ जिसकी संभावना राजनीतिक विश्लेषक जता रहे थे। भाजपा और एमजीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 50 में से 32 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस डबल इंजन सरकार और पीएम मोदी ने नेतृत्व की जीत बताया, जबकि भाजपा अध्यक्ष दामू नाइक ने विपक्षी दलों की ईवीएम धांधली के दावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे और जनता ने भाजपा के काम पर भरोसा जताया। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि क्या विपक्षी गठबंधन भाजपा के लिए खतरा होता। इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या आरजेपी, आप, कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड का एक संयुक्त मोर्चा भाजपा को बहुमत से नीचे ला सकता था। आंकड़ों और धरातलीय हकीकत का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कागजों पर वोटों का एडिशन भले ही भाजपा से ज्यादा दिखे, लेकिन राजनीतिक रूप से यह गठबंधन भाजपा के लिए वरदान भी साबित हो सकता था। इसके लिए हमें गठबंधन के गणित और सामने आए आंकड़ों की हकीकत को समझना होगा। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने दावा किया कि विपक्षी दलों का संयुक्त वोट शेयर लगभग 67% है। अगर हम इस तर्क को गहराई से देखें तो कई सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर बेहद कम रहा। उदाहरण के तौर पर रिवोना, यहां भाजपा की राजश्री गांवकर मात्र 14 वोटों के अंतर से जीती। यहां अगर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होता तो भाजपा का हारना निश्चित था। टॉक्सिम, भाजपा के राघोबा कामली को 3725 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय को मिलाकर वोट भाजपा से कहीं अधिक थे। सिरसे, यहां कांग्रेस के नीलेश ने भाजपा के सागर मौलनकर को मात्र 79 मतों से हराया। ऐसी करीबी टक्करों में विपक्ष का बिखराव हमेशा भाजपा को एज देता है। अब इन आंकड़ों को देखकर आपको यह लग रहा होगा कि गठबंधन होने से सभी वोट एक साथ जुड़ जाते और बीजेपी बहुमत नहीं ला पाती। यह राजनीतिक रूप से बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमने आपको चुनाव के जो परिणाम आए उन आंकड़ों को समझाया, लेकिन यह गोवा है। यहां आंकड़ों को समझना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है यहां की राजनीतिक हवा को समझना। गोवा की राजनीति में केमिस्ट्री अक्सर मैथमेटिकल पर भारी पड़ती है। आइए अब इसको भी समझते हैं। यदि गठबंधन होता जिन आंकड़ों को अभी हमने समझाया है, तो ये आंकड़े ही बदल चुके होते और बीजेपी हो सकता है ज्यादा सीट लेकर सामने आती। इसमें पहला फैक्टर है विचारधारा का भीषण टकराव, यानी आइडियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आरजेपी की पूरी राजनीति पोगो यानी पर्सन ऑफ गोवा ओरिजिन बिल और प्रवासियों के विरोध पर टिकी है। उनकी मांग है कि 1961 से पहले के गोवंश को ही सरकारी नौकरियों और बाकी लाभ में प्राथमिकता मिले। इसके विपरीत कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां समावेशी राजनीति करती है और माइग्रेंट्स के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अब इससे होता यह है कि यदि ये पार्टियां साथ आती तो आरजेपी का कट्टर गोवन वोटर खुद को ठगा हुआ महसूस करता और गठबंधन को सत्ता का भूखा मानकर भाजपा की ओर शिफ्ट हो सकता था, जो स्थिरता और विकास की बात करता है। इसमें फैक्टर 2 है वोटरों का भाजपा की ओर ध्रुवीकरण यानी काउंटर पोलराइजेशन। जब एक बेमेल विपक्षी गठबंधन बनता है तो मध्यम वर्ग और हिंदू बहुल ग्रामीण मतदाता अक्सर राजनीतिक अस्थिरता के डर से सत्ताधारी पार्टी की ओर झुक जाते हैं। भाजपा इस गठबंधन को भ्रष्ट और अवसरवादी बताकर प्रचारित करेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नरकासुर की घटना और गठबंधन की विफल चर्चाओं पर तंज कसते हुए किया। अब 1% के लिए मान लेते हैं कि ये फैक्टर काम नहीं करते तो भी बीजेपी की अवैध सुरक्षा के पीछे एक और तंत्र है और वो है एमजीपी का मूक समर्थन और गठबंधन। इसके साथ साथ निर्दलियों का स्मार्ट मैनेजमेंट। एमजीपी ने ग्रामीण गांवों के मराठी मानस को भाजपा से जोड़े रखा। 2025 में एमजीपी ने 3 सीटें जीती, लेकिन उनका असली प्रभाव उन 10 से 15 सीटों पर था जहां उनके वोट बैंक ने भाजपा उम्मीदवारों को जीत दिलाई। साथ ही भाजपा ने उन क्षेत्रों में यहां उनकी छवि कमजोर थी, वहां मजबूत स्थानीय निर्दलियों को समर्थन दिया। एरम्बोल में राधिका पालेकर और कोलवाले में कविता कांदोलेकर की जीत यह दर्शाती है कि भाजपा ने विपक्ष का वोट काटो और निर्दलीय को साथ लाओ की नीति पर काम किया और इसी में बीजेपी के लिए बोनस पॉइंट बनी सरकारी योजनाओं की डिलीवरी।
मुख्यमंत्री सावंत ने स्वयंपूर्ण गोवा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो पैठ बनाई, उसने भाजपा को एक प्रो पुअर गरीब समर्थक पार्टी के रूप में स्थापित किया। तो अब इन सारे पहलुओं पर नजर डालने के बाद यह तस्वीर साफ हो जाती है कि विपक्षी गठबंधन होने पर बीजेपी का गणित तो खराब नहीं होता, लेकिन विपक्ष के साथ और काफी कुछ बुरा हो सकता था। अब आते हैं हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर और बात करेंगे 2027 के लिए संभावित नुकसान और विचारधारा के टकराव की। 2025 के जिला पंचायत चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण ये निष्कर्ष देता है कि गोवा में भाजपा को हराने के लिए केवल एक कागजी गठबंधन पर्याप्त नहीं है। भाजपा ने न केवल अपनी 32 सीटों की सत्ता बचाई है, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया है कि उनकी चुनावी मशीनरी और सरकारी योजनाओं का प्रभाव ग्रामीण मतदाताओं के दिल तक पहुंच चुका है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी 4 से 10 तो हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी भाजपा के गढ़ों को तोड़ने के बजाय छोटे दलों और निर्दलियों के वोटरों को समेटने से आई है। दक्षिण गोवा में जहां कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, तो वहीं भाजपा की 11 सीटें रही। यह संकेत देती है कि भाजपा अब केवल उत्तर गोवा की पार्टी नहीं रही। और हमने यह भी समझ लिया कि 2025 में विपक्ष का गठबंधन होता तो भाजपा का बहुमत शायद ही खतरे में पड़ता, क्योंकि भाजपा के पास एमजीपी का समर्थन और निर्दलियों को साधने की जो राजनीतिक इंजीनियरिंग है, उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास ना तो एक साझा नेता है और ना ही एक साझा विचारधारा। 2027 की जंग अब इस बात पर टिकी है, क्या विपक्ष अपने अहंकार को छोड़कर एक ठोस विकल्प पेश कर पाएगा, या भाजपा का विजय रथ ग्रामीण गोवा की गलियों से होता हुआ सीधे पणजी की सत्ता तक फिर से पहुंच जाएगा। और यदि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, आप, आरजेपी और गोवा फॉरवर्ड गठबंधन करते हैं, तो इसके फायदे से ज्यादा नुकसान होने की क्या संभावना है, जो भाजपा को और भी सुरक्षित बना सकती है। गठबंधन की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। क्या कांग्रेस मनोज परब, जो कि आरजेपी के मुखिया है, को नेता मानेगी, या आपके अमित पालेकर कांग्रेस के नेतृत्व में काम करेंगे? जिला पंचायत चुनाव में आरजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस का हारना अमित पाटकर के चेहरे पर तमाचा है। यह कटुता गठबंधन को धरातल पर कभी सफल नहीं होने देगी। गोवा वासियों से सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या जिला पंचायत 2025 के नतीजे 2027 के ऊपर कोई असर डालेंगे? और क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता विरोधी है उनको एक साथ आना चाहिए, और अगर वो आती है तो क्या बीजेपी सत्ता से बाहर हो पाएगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।